नमस्कार। इस बार का चुनाव बहुत अहम होने जा रहा है। यूं तो ये बात हर चुनाव के लिए बोली जाती है, फिर भी इस बात का चुनाव कितना अहम है, इसे इस बात से समझें कि भारतीय जनता पार्टी कैसी राजनीति कर रही है। वो इस चुनाव को कितना गंभीरता से ले रही है और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रोज कुछ न कुछ बदलाव आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी की रणनीति क्या है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। और ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि देश के चुनाव की एक केंद्रीय धुरी उत्तर प्रदेश बना हुआ है। केवल इस मामले में नहीं कि अयोध्या यही है, इस मामले में भी कि 80 सीटें यही हैं। इंडिया गठबंधन की इम्तिहान की जमीन यही है और बीजेपी इस जमीन को किसी भी रूप में खोने देना नहीं चाहती है, क्योंकि उसका सबसे ड्रीम पॉलिटिकल प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। उसकी सियासत का केंद्रीय धुरी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। इसलिए उन्होंने उन लोगों को भी अपने खेमे में मिला लिया जिन्हें कल तक आप बीजेपी के खिलाफ बोलते और काफी कड़ा बोलते देख पाएंगे। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार की, और ये मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश में हुआ और मिनिस्टर ऑन वेटिंग लंबे समय से तमाम लोग मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए गए। तो मंत्रिमंडल विस्तार के पीछे की कहानी क्या है और इसका आने वाले चुनाव से क्या रिश्ता है, आज की बातचीत इसी पर केंद्रित करेंगे। तो सूचना और खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार कर लिया गया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर मंत्री बना दिए गए हैं। बसपा से सपा में आए, सपा के टिकट पर चुनाव जीते विधायक और फिर सपा से तुरंत इस्तीफा देकर उपचुनाव लड़े और फिर हार गए विधायक दारा सिंह चौहान को भी बीजेपी ने मंत्री बना दिया। और दारा सिंह चौहान के साथ अपने नए नए साथी बने जयंत चौधरी की पार्टी के 2 विधायकों को इस तरह से शामिल किया, 2 टिकट दिया, 1 एमएलसी की पोस्ट दी और आगे और भी बहुत कुछ देना है। तो सबसे पहली बात जो बीजेपी की राजनीति को समझने के लिए हमें इस बात को कायदे से समझना चाहिए, वो बात ये है कि बीजेपी चुनाव को लेकर किस कदर गंभीर रहती है। बीजेपी केवल वही पार्टी नहीं है जो जीती हुई पार्टियों के विधायक खरीदकर, सांसद खरीदकर, मंत्रियों और पार्टियों को तोड़कर अपने में मिलाकर सरकार बना लेने वाली ही पार्टी नहीं है। बीजेपी इसके साथ चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में यह दिखा देने वाली पार्टी भी है कि हम एक छोटे से चुनाव को जीतने के लिए भी कितने कमिटेड हैं, कितने प्रतिबद्ध हैं। अगर उस चुनाव के जीतने, चंडीगढ़ मेयर जैसे एक छोटा सा पद है, इस चुनाव के जीतने के लिए भी खुलेआम वोटों की लूट कर लेने में भी उन्हें संकोच नहीं आया। चुनाव आयोग को इतना मजबूत बीजेपी ने कर दिया है कि चुनाव आयोग को यह बात अजीब भी नहीं लगी, गलत भी नहीं लगी कि कैमरे के सामने एक व्यक्ति बीजेपी विरोधी वोटों को कैंसिल कर दिया और बीजेपी के उम्मीदवार को, जिसके पास वोट कम थे, सोचिए ना, कैंसिल हुआ तो सारा वोट केवल विपक्षी दलों का हुआ। और इसलिए एक बात तो हम बार बार कहते हैं कि ये वोटिंग अगर ईवीएम से हुई होती तो चोरी नहीं पकड़ी जाती। ये वोटिंग बैलेट पेपर से हुई और कैमरा था और बचा था थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का वजूद, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे लोकतंत्र का गला घोटने से जोड़कर इस चुनाव को रद्द कर दिया और बीजेपी के चुने हुए प्रतिनिधि को हटा दिया और विपक्षी दल के आदमी को बिठा दिया। एक उम्मीद आपको जगेगी कि बीजेपी
के कामों को रोका जा सकता है, लेकिन 2024 में सारा चुनाव ईवीएम से हो रहा है। कैसे आप क्या करेंगे? हालाँकि अब उसका समय भी कितना बचा है मुझे नहीं पता, लेकिन हम बात करने हैं बीजेपी के किसी भी तरह से चुनाव जीतने की लालसा और मंशा पर। बीजेपी की राजनीति यही है और इसलिए हम उत्तर प्रदेश में इस मंत्रिमंडल विस्तार को समझना चाहते हैं कि बीजेपी केवल विधायक खरीद के पार्टी तोड़ करके अपनी सरकार जो विपक्ष में थी उसे सरकार में बनवा ले, केवल इतना कहीं नहीं। बिहार में देखा आपने, झारखंड में देखा, कोशिश बहुत की, मुख्यमंत्री जेल में डाल दिया गया। दिल्ली में आपने लगातार देखा कि दिल्ली के सारे बड़े नेता जेल में। और अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि बीजेपी की तरफ से प्रस्ताव आ रहा है तो गठबंधन तोड़ दो और या तो जो है हमारे साथ आ जाओ। महाराष्ट्र आपको याद होगा, महाराष्ट्र में पूरी की पूरी पार्टी तोड़ ली गई। इस बीच में उत्तर प्रदेश में उन्होंने क्या किया कि उत्तर प्रदेश में वे छोटे-छोटे दल जो लगातार इनके खिलाफ इतना बोलते थे, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे वो दारा सिंह चौहान हो, हालांकि बोलने में कम, वो अपनी राजनीति के लिहाज से ज्यादा अपनी भूमिका देखते थे, लेकिन उनको भी उन्होंने मंत्री बना लिया अपने यहां मिला करके। इस तरह से बीजेपी चुनाव के लिए सब कुछ करने की हद तक जाती है। और वहीं आप देखेंगे कि भारत रत्न देने पड़े, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया तो नीतीश कुमार उनकी तरफ आ गए, आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया और जयंत चौधरी का दिल जीत लिया। और जयंत चौधरी ने कहा कि अब किस मुंह से मना करूंगा मैं। यानी व्यक्ति के लिहाज से उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने मात्र से बीजेपी में उनको मोदी जी में चरण सिंह का अक्स नजर आने लगा। चरण सिंह के सपनों का जो भारत था, उनके जो किसानों की लड़ाई थी, उस पर उनकी कोई टिप्पणी नहीं आती। इस तरह से बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, इस मंत्रिमंडल विस्तार को आपको इससे जोड़कर देखना चाहिए कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी भी तरह के समीकरण, गठजोड़ और लोगों को जोड़ने में कोई परहेज नहीं करती। वो ऐसे ऐसे लोगों को भी अपने साथ मिला लेती है जिनको मिलाना उसके लिए स्वाभिमान, सम्मान और तमाम चीजों के आड़े आना चाहिए था, मगर नहीं आया। हाँ, इसके पीछे की एक कहानी जरूर ये है कि यह जो आड़े आ रहा था, यह दिल्ली नहीं, लखनऊ के आड़े आ रहा था। लखनऊ में बैठे हुए बीजेपी के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहें, बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ इस बात को दिल से लगाए हुए थे और आधा खेल योगी आदित्यनाथ ने घोसी उपचुनाव में निपटा भी दिया। एक साथ उन्होंने दोनों को निपटाया। ये बात मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं कि चाहे दारा सिंह चौहान का चुनाव हारना हो या उस चुनाव को ओम प्रकाश राजभर के साथ जोड़ करके हारने के बाद इसका ठीकरा ओम प्रकाश राजभर पर फोड़ना, बीजेपी ने ऐसे सियासी बिसात बिछाई थी। तो एक तो ये पहलू इसका, और इसके साथ बीजेपी ने दूसरी तरफ जो दिल्ली थी, उन्होंने कहा कि भले चुनाव हार जाएं, यूपी में हमें रिस्क नहीं ले सकते। चाहे पूर्वांचल में राजभर पार्टी के अपने प्रभाव की बात हो, दारा सिंह चौहान की बात हो, दोनों ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। जयंत चौधरी भी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और ओबीसी कम्युनिटी के इन लोगों को अपने साथ लाया जाए कि कहीं भी कोई कसर बाकी न रह जाए कि यूपी की 80 सीटों पर हम चुनाव किसी भी सीट पर कमजोर हो जाए। अब इसलिए लखनऊ में बैठे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो नहीं चाहते थे कि ये सारे लोग मंत्री बने, दिल्ली से एक फरमान था कि मंत्री बनाना होगा। तो अब इस मंत्रिमंडल विस्तार को कैसे देखा जाए, इसे लेकर के विद्वानों में मतभेद है। और मतभेद कैसा है? इस मंत्रिमंडल विस्तार से कौन जीता, कौन भारी पड़ा? क्या योगी आदित्यनाथ इस बात के लिए भारी पड़े कि इतने दिन तक उन्होंने नहीं बनने दिया, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने दिया, और एक जिद अंदर खाने लखनऊ के गलियारों में चलती है
कि इन्हें फाइल तो नहीं देखने दूंगा। आचार संहिता लगने के चंद दिनों पहले इन लोगों को मंत्री पद दे दिया गया। फूलमाला से स्वागत होगा, सम्मान बच गया, मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। इनके वोटरों को लगा कि हमारी जाति के नेता को मंत्री बना दिया, न्याय मिल गया, सम्मान मिल गया। वोटरों को अब 24 के चुनाव में अपने खेमे में लाने के लिए इस बात का खूब प्रचार किया जाएगा कि न्याय और सम्मान अधिकार मिल गया क्योंकि मंत्री पद मिल गया। इतना ही फायदा इसका होगा। बीजेपी को इसका फायदा ये होगा कि उन जातियों को अपनी तरफ गोलबंद करने में इन चेहरों की अब भूमिका दिखाई जाएगी। इनको प्रचार कराया जाएगा मंत्री पद के ओहदे के साथ, गाड़ियां, लाव लश्कर, सुरक्षा, मंत्री का नाम नीचे लिखा हुआ, और पूरे अपने समाज में घूम घूम कर ये बात कहना कि सम्मान किसने दिया, बीजेपी ने दिया। तो इतना फायदा दिल्ली को जो मिलना था, दिल्ली इतना जीत गई कि दिल्ली ने अपनी जिद पर हारे हुए दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनवा लिया। बीजेपी की राजनीति पर वैचारिक हमला करने वाले और तीखा हमला करने वाले ओम प्रकाश राजभर को भी मंत्री बनवा लिया, ताकि उनके चेहरे को आगे करके 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सारी सीटों के समीकरण को और मजबूत किया जा सके। तो अपने इस चाल में दिल्ली जीत गई और दिल्ली मंत्री बनवा ले गई। और दूसरा पहलू ये कि जीत योगी आदित्यनाथ की भी हुई क्या, कि फाइल नहीं देखने दूंगा। चंद दिनों पर बचे हैं आचार संहिता के लगने के। कौन सा मंत्री पद, कितना काम, कितना बजट, कितना अधिकार, और जब फाइल ही नहीं देख पाएंगे तो अधिकार किस बात का। और चुनाव के बीच में ये लगातार 2 महीने आचार संहिता में जाएंगे, मई तक जाएंगे, और उसके बाद फिर क्या खेल होगा ये आने वाले वक्त में तय होगा। तो ये है बीजेपी की रणनीति। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किस कदर सजग और कोई नैतिकता नहीं, कोई मूल्य नहीं, लेकिन चुनाव जीतना है। ये पूरा पहलू इसका एक संदर्भ ये बनता है। दूसरा संदर्भ, दूसरा एक विमर्श, और जो सबसे महत्वपूर्ण विमर्श है आज की वीडियो में, इस पर बात करूंगा और आपसे चाहूंगा कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस पर क्या सोचते हैं। विपक्षी दलों की तरफ से एक हमला ये किया जा रहा है कि इसका मतलब बीजेपी मजबूत नहीं है अंदर से चुनाव जीतने लायक। बिना इन लोगों के, वो याद है ना, एक अकेला शेर सब पर भारी। अगर वो एक अकेला सब पर भारी होता, मैं बार बार कह रहा हूं, तो उसे नीतीश की जरूरत नहीं थी, उसे जयंत चौधरी की जरूरत नहीं थी, उसे राजभर की जरूरत नहीं थी, उसे दारा सिंह चौहान की जरूरत नहीं थी। और इस कदर इस पूरे विमर्श और बातचीत को देखना बेहद जरूरी और दिलचस्प बन जाएगा कि कैसे बीजेपी राम मंदिर के बनवाने के बाद भी उत्तर प्रदेश में बहुत कॉन्फिडेंस में नहीं है, क्योंकि राम के नाम पर जितने लोग बीजेपी के साथ जा सकते थे वो 14 और बचे खुचे 19 में जा चुके हैं। तो अंदर खाने की समीकरण ये कहते हैं कि कोई अतिरिक्त वोटर नहीं जुड़ रहा है जो राम के नाम पर वोट दे, मंदिर बनवाने के नाम पर वोट दे, क्योंकि वो वोट ऑलरेडी कंसोलिडेट हो चुका है 14 और 19 के चुनाव में। तो एक्स्ट्रा वोट कहां से लाए जाएं जिससे जीत पुख्ता कर ली जाए। इसका मतलब कि आपका सबसे प्राइमरी एजेंडा मुश्किल में है, वोट दिलाने के लिहाज से कह रहे हैं। 10 साल के शासन के बाद तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर बीजेपी घिरती है और बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, यानी एंटी इनकम्बेंसी। अगर गारंटी मोदी की है तो 14 और 19 के चुनाव में दी गई गारंटियों का क्या हुआ, ये बात आम जनता भी पूछती है। तो इस तरह के तमाम मुश्किलों के साथ, इसीलिए टिकट भी बहुत सारे लोगों को कटे हैं, बहुत सारे लोगों को वैसे टिकट दे दिए जिससे विपक्षी दलों को यह लगता है कि यहां पर अब हमारी मजबूती हो गई।
तो इस पूरे समीकरण को देखते हुए ये बात पुख्ता तरीके से कही जा सकती है कि बीजेपी उतनी मजबूत नहीं है जितना टेलीविजन चैनल उसको दिखा रहे हैं। सारे सर्वे दिखा रहे हैं कि यूपी में तो 78 सीटें बीजेपी ला रही है। तो यूपी में बीजेपी 70 या 80 सीटें ले आई, जिसके लिए माहौल पहले से टेलीविजन चैनल बना रहे हैं। यह पुख्ता हो जाए इसलिए उन लोगों को भी मंत्री बना दिया गया जो बीजेपी के एकदम खिलाफ खड़े थे। तो इसे लोग इस तरह से देख रहे हैं कि अगर बीजेपी वाकई बहुत मजबूत होती, लखनऊ में बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर वाकई बहुत मजबूती भीतर से महसूस कर रहे होते तो इन लोगों को मंत्री कतई न बनाते। लेकिन दिल्ली किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। इसे समझना चाहिए कि वो चुनाव जीतने के लिए किस हद तक अपने वैचारिक प्रतिपक्षी को भी अपने खेमे में लेने से हिचकते नहीं। विपक्षी दलों को आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है कि इंडिया गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में बना है, अभी भी समय है इसको कोशिश करके क्या बसपा आ सकती है, क्या चंद्रशेखर आ सकते हैं, क्या पल्लवी पटेल और जुड़ सकती हैं, क्या और लोगों को जोड़ा जा सकता है, क्या क्या किया जा सकता है, या इन लोगों को भी जिम्मेदारी है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की है, चाहे पल्लवी पटेल की हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की हो, चाहे महान दल की हो, तमाम दलों की है। इनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप इस राजनीति को समझें कि आपको लड़ना बीजेपी से है, और अगर 24 के चुनाव में आप यूपी बुरी तरह हार गए तो फिर आप अपने अपने दलों के स्वार्थों को भी पूरा नहीं कर पाएंगे, सियासत नहीं कर पाएंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर बनाए रखिएगा, बीजेपी क्या रणनीति बना रही है और विपक्षी दल क्या रणनीति बना रहे हैं, और इस रणनीति में कौन कितना कारगर होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विशेषज्ञ के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।